क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ रहे थे हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर आपके पास कुछ सिस्टम्स होते हैं और उस सिस्टम में कोरस्पॉन्डिंग आपको बनाने होते हैं कुछ एनर्जी लेवल्स। उन एनर्जी लेवल से पास होते हैं टोटल 5 एप्लीकेशन जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट के अंदर और आपके गेट एग्जाम के अंदर। वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। अब हम लोग चलने वाले हैं उस कोर्स के अंदर आगे हम लोग पढ़ेंगे अब कि आपके पास जो एनर्जी लेवल्स आए हैं इन एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग आपके पास फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर उन फंक्शन के आपके पास एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 6 of quantum chemistry unit number 3. I hope कि आप लोग quantum chemistry को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पास क्या होता है, कुछ सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होते हैं, कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं और फिर आपके पास होती है कुछ एप्लीकेशंस। तो एनर्जी लेवल को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं आप लोग पढ़ चुके हो, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है वो आप लोग पढ़ चुके हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोग क्वेश्चंस को भी कर चुके हो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे आप लोग डिटरमाइन करते हो वेव फंक्शन corresponding to each energy state obtained from Pareto conjugated by Huckel molecular orbital theory। मैंने यहाँ पर लिखी हुई अपनी हेडिंग determination of wave function corresponding to each energy state obtained from planar conjugate system by Huckel molecular orbital theory। आप लोग इस थ्योरी के सिर्फ क्या पढ़ते हो, प्लेनर कॉन्जुगेट सिस्टम पढ़ते हो। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल चुके हो, अभी तक एनर्जी स्टेट को निकाल चुके हो। आज हम लोग क्या निकालने वाले हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के लिए वेव फंक्शन हम लोग निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालते हैं पहले आपको मैं समझाऊंगा वो सारी बातें और फिर मैंने यहाँ पर नोट्स में आगे लिखा हुआ है कि किस तरीके से मैंने आपको एक ही चीजें बताई है। तो पहले आप लोग समझ लो, उसके बाद क्या बनाना नोट्स बनाना। अगर आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल मैंने क्या बनाया हुआ है, इथाइलिन का मैंने यहाँ पर क्या हुआ है मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। तो आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखकर अभी तक ये डिटरमाइन बनाना तो आ गया होगा। H11 माइनस का ES11, H12 माइनस का ES12, H21 माइनस का ES21, H22 माइनस का ES22। यहाँ पास क्या होता है C1 C2। यहाँ पास क्या है वेरिएशनल पैरामीटर है। यहाँ पास क्या होता है हैमिल्टन का इंटीग्रल होता है। उसके बाद हक्कल ने ली थी अप्रोक्सीमेशन। उसने क्या किया था, उसने इस डिटरमिनेंट को अपने खुद के पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्या बोला था यहाँ पर, इसको बोला था अल्फा माइनस का ई बीटा बीटा अल्फा माइनस का क्या होता है C1 इंटू में C2 इक्वल टू 0। फिर आप लोग कह रहे थे कि आपका जो वेरिएशन पैरामीटर है ना तो आपका C1 0 हो सकता है ना ही आपका C2 0 हो सकता है। इसका मतलब बस क्या होने वाला है, यहाँ पर अल्फा माइनस का ई बीटा बीटा अल्फा माइनस का क्या होगा 0 होने वाला है। फिर यहाँ पर उसने क्या किया था, बीटा को किया था बीटा से डिवाइड किया था, अल्फा माइनस ई बाय बीटा को क्या बोला ऐसे बोला था। फिर आपस क्या इस टाइप की फिर आपने क्या किया था, सॉल्व किया था आपने इसको। फिर आपने क्या बनाया था, यहाँ से एनर्जी लेवल्स बनाए थे मैंने यहाँ बनाए हुए, अल्फा प्लस का बीटा अल्फा माइनस का बीटा। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपके पास किस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ये एनर्जी लेवल्स आ रहे थे। आप लोग प्लीज उसको याद रखना क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो आपके पास यहाँ पर क्या निकला था, आपके पास निकला था x इक्वल टू -1 के लिए अल्फा प्लस का बीटा। आपके पास यहाँ पर क्या निकला था अल्फा माइनस का बीटा फॉर x इक्वल टू +1। तो अब आपके पास ये x की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा आज के इस लेक्चर के अंदर। क्योंकि जब आप लोग इस पूरे प्रोसेस सॉल्व कर रहे थे आपके पास यहाँ पर बीच में क्या आती है, आपके पास यहाँ पर बीच में ये वाली कंडीशन आती है जहां मैं बनाया हुआ डिटरमिनेंट x1 1x C1 C2। मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा हूँ। अभी मैंने ये नहीं कहा है कि आपके पास C1 नॉट इक्वल टू 0 है और C2 नॉट इक्वल टू 0 है। हालांकि अभी तक आप लोग क्या करते आ रहे थे, आप लोग करते आ रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि आपके पास ना तो C1 0 होता है ना C2 0 होता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको 0 बोलकर एनर्जी लेवल्स को बना रहे थे। लेकिन अगर मैं जाऊं थोड़ा सा पीछे, आपके पास यहाँ पर ये वाले स्टेज भी आती है जहां पर बस क्या होने वाले हैं, दो डिटरमिनेंट होने वाले हैं x1 1x C1 C2 इज इक्वल टू 0। और अगर आप लोग इन दोनों डिटरमिनेंट को करोगे मल्टीप्लाई, वापस क्या आने वाली है, यहाँ से दो इक्वेशन आने वाली है C1x प्लस का C2 इज इक्वल टू 0 और C1 प्लस का C2x इंटू में 0। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं बता देता हूं। कुछ नहीं करना होता है आपको, यहाँ पर आपको सबसे पहले करना होता है फर्स्ट रो को इस पहली कॉलम से मल्टीप्लाई। पास यहाँ पर क्या होता है x, यहाँ पास क्या है C1। तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ता है C1 को x से मल्टीप्लाई के लिख दो, यहाँ पर लिख दोगे C1 इंटू में x। फिर आपको करना पड़ता है, आपको इस सेकंड वाले एलिमेंट को करना पड़ता है सेकंड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा 1 इंटू में C2 पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर C2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल C1x प्लस का C2 इज इक्वल टू 0। फिर आप लोग करोगे इस वाली रो को मल्टीप्लाई, इसी सेम कॉलम से क्या निकल जाएगा, पास निकल जाएगा C1 प्लस का C2 इंटू में x इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर करना पड़ेगा पहले 1 को मल्टीप्लाई C1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई C1 से क्या निकल जाएगा C1 निकल जाए। फिर आपको करना पड़ेगा x को मल्टीप्लाई C2 से क्या निकल जाएगा पास प्लस का C2x इंटू में 0 निकल जाएगा। तो आपके पास ये जो आपके पास यहाँ पर बीच में एक स्टेज आई थी, इससे मैंने यहाँ पर क्या बना दिया है, दो मैंने यहाँ पर बना दिया इक्वेशन। इस इक्वेशन के पास यहाँ पर क्या है, C1 है C2 है और x है। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर ये एनर्जी लेवल्स आए हुए हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग भी आपको x की वैल्यू पता है। यानी कि आपके पास
पास जो यहाँ पर ये x है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके एनर्जी लेवल के साथ भी और डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके वेरिएशनल पैरामीटर के साथ भी। इसका मतलब आप लोग x का यूज कर ही अपने क्या निकालने वाले हो, वेरिएशनल पैरामीटर को निकालने वाले हो, यानी कि आप लोग क्या निकालने वाले हो, C1 को निकालोगे और C2 को निकालोगे। अगर आपका C1 निकल गया और C2 निकल गया, पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर फंक्शन भी निकल जाएगा। तो जिस x के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपने निकाला है x इक्वल टू -1 के कोरस्पॉन्डिंग अपने फंक्शन को, तो वो फंक्शन किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, अल्फा प्लस के बीटा वाली स्टेज के कोरस्पॉन्डिंग होगा। अगर आप लोग x इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालोगे अपने फंक्शन को, तो वो फंक्शन किससे कोरस्पॉन्डिंग होगा, अल्फा माइनस के बीटा के कोरस्पॉन्डिंग होगा। उसके बाद आप लोग ये भी अभी तक बोलते हुए आए हो कि आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है ट्रायल वेव फंक्शन। मैं इसको क्या बोल रहा हूं, साई टी इज इक्वल टू C1 5pz1 प्लस का C2 5pz2। आपके पास जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन होता है, बस क्या होने वाला है, पहले रहेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, फिर रहेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, और आपके पास ये वापस क्या होता है, टोटल यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है। और आपके पास मैं क्या मांगा, जब मूल्य यहाँ पर क्या होने वाला है, xy प्लेन के अंदर होने वाला है। इसका मतलब px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल यहाँ पर क्या चले जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर चले जाएंगे। आपका जो pz ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और आपका जो pz ऑर्बिटल है उसके अंदर ही आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन वो रहने वाला है। इसका मतलब बस यहाँ पर क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ पाई pz आएगा। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो xy प्लेन के अंदर है। अगर आपके पास ये प्लेन चेंज हो जाएगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, px भी आ सकता है और आपके पास py भी आ सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। बाद में किसको क्या बोलने वाला हूँ, phi1 और phi2 ही बोलने वाला हूँ, उससे आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको ये पता होना चाहिए, बस ये क्या होने वाला है, बस ये होने वाला है फर्स्ट कार्बन के लिए, बस क्या होने वाला है, सेकंड कार्बन के लिए होने वाला है। अगर आपके पास होने वाला है यहाँ पर 3 कार्बन, बस क्या हो जाएगा, साई टी इज इक्वल टू C1 phi1 प्लस का C2 phi2 प्लस का C3 phi3। अगर आपके पास यहाँ पर होंगे 4 कार्बन, क्या हो जाएगा, C1 phi1 प्लस का C2 phi2 प्लस का C3 phi3 प्लस का C4 phi4। तो जितने आपके पास होते हैं कार्बन एटम, पास यहाँ पर क्या होने वाली, उतनी आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला, वेरिएशन पैरामीटर होने वाले हैं, और हर एक वेरिएशन पैरामीटर के साथ आपके पास क्या होने वाला है, एक फंक्शन भी होने वाला है। तो अगर आपके पास यहाँ पर हैं 2 कार्बन, तो आपके ट्रायल वेव फंक्शन क्या होने वाला, टोटल आपके पास 2 स्टेट्स होने वाली हैं। अब अगर आपको यहाँ पर C1 का पता चल जाए और C2 का पता चल जाएगा, तो आपको ये तो पता है आपके क्या, आपके पास 5pz है, तो आपको ये तो पता ही है। अगर आपको बता देता हूँ मैं C1 और C2, आपस क्या निकल जाएगा, पूरा की पूरा फंक्शन भी निकल जाएगा। तो अब आप इंटरेस्टेड हो कि आपके पास जो एनर्जी लेवल्स आए हैं उन एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या निकल जाए, आपका फंक्शन निकल जाए, और फिर आप लोग उस फंक्शन से क्या देखने वाले हो, कुछ एप्लीकेशन देखने वाले हो। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग इन फंक्शंस तक पहुंचते हो। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और पता है कि एक अप्रोक्सीमेशन हक्कल का पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पर दो स्टेट मैंने बना रखी है, 5pz1 और 5pz2। आपके पास जो 2 फंक्शन है आपस क्या होते हैं, ऑर्थो नॉर्मल सेट होते हैं। इसका मतलब आपस यहाँ पर क्या होने वाला है, phi1 डेटा आपस क्या होता है, 1 होता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, s11 बोलता हूँ। और फिर आपस यहाँ पर क्या होता है, phi1 phi2 डेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपस क्या होता है, ऑर्थो नॉर्मल है, तो आपस क्या हो जाएगा, s12 हो जाएगा। तो बेसिकली हक्कल पहले से ही बोलता हुआ आ रहा है कि आपके पास sii क्या होता है, आपके पास 1 के बराबर होता है, आपके पास sij क्या होता है, आपके पास 0 के बराबर होता है। तो ये भी आपके पास क्या होती है, हक्कल की अप्रोक्सीमेशन होती है, और ये आपके पास स्टार्टिंग से ही चलती हुई आ रही है। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये दोनों फंक्शन, अगर आपके पास दोनों फंक्शन कैसे हैं, ऑर्थो नॉर्मल है, तो डेफिनेटली आपका ये पूरा ट्रायल फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। और अगर आपका ये पूरा फंक्शन नॉर्मलाइज है, इसका पास क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर प्लस का C2 का स्क्वायर पास क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये पास क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के अंदर मैंने पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन। तो आई होप कि आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही फॉलो करते हुए आए हो। तो अब आपके पास C1 और C2 के अंदर आ गई है 3 इक्वेशन, पास यहाँ पर आ गई इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पास क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पास क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, और आपके पास यहाँ पर x भी आ गया है, और किस x के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपके पास एनर्जी लेवल्स होता है, आपको ये भी पता है। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके पास यहाँ पर जो मैंने बना रखे हैं एनर्जी लेवल, इसके पास यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू -1 है, यहाँ पास क्या है, x की वैल्यू +1 है, पास यहाँ पर क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो कैसे आप लोग इन 3 इक्वेशन से और इन एनर्जी लेवल से अपने फंक्शन को निकाल सकते हो। बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो x है ये क्या कर रहा है, इन एनर्जी लेवल्स को और इन क्या कर रहा है, इन पैरामीटर को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपके पास यहाँ पर होने वाला है, मालूम मैं बात कर रहा हूँ इस वाले स्टेज पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर गिवन है x इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं x की वैल्यू को -1 पुट करने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 1 के क्या हो जाएगा, पास निकल जाएगा C1 इंटू में -1 प्लस का C2 इज इक्वल टू 0, पास क्या हो जाएगा, माइनस का C1 प्लस का C2 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, C1 इज इक्वल टू C2। तो अगर मैं C1 को C2 के बराबर पुट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के क्या हो जाएगा, पास निकल जाएगा C1 का स्क्वायर प्लस का C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि 2C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि C1 यहाँ पर बराबर हो जाएगा प्लस का 1/√2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर C1 आपके पास होता है प्लस का 1/√2, तो आपका C2 क्या हो जाएगा, प्लस का 1/√2 हो जाएगा। अगर आपका C1 होता है माइनस का 1/√2, आपका C2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए क्या निकाल सकते हो, अपने फंक्शन को निकाल सकते हो। क्या निकल गया आपके पास, C1 में निकल गया, आपके पास C2 में निकल गया है। जितनी बातें मैं आपको भी बोल रहा हूँ वो सारी की सारी बातें मैंने आगे जाकर नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो आप लोग प्लीज पहले समझ लीजिए आखिर मैं किस तरीके से यहाँ पर इन चीजों को निकाल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा इस पर्टिकुलर लेवल के पास, यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर गिवन है x इक्वल टू +1, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ,
मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करूंगा x की वैल्यू को प्लस 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर निकल जाएगा c1 इंटू में प्लस का 1 प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, प्लस क्या हो जाएगा c1 इज इक्वल टू माइनस का c2 हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, मैं यहाँ पर c2 को पुट करूंगा, क्या निकल जाएगा c1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा पास 2c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 निकल जाएगा प्लस माइनस का 1/√2 निकल जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपका जो c1 आपस वो क्या होता है माइनस के c2 के बराबर होता है। तो अगर आपका यहाँ पर c1 होने वाला है प्लस का 1/√2, आपका c2 आपस क्या निकल जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस का 1/√2 निकल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इन c2 का और c1 का यूज निकाल जाऊँ फंक्शन का बन जाएगा, अब बस आई बन जाएगा 1/√2 ऑफ phi1 माइनस का 1/√2 ऑफ phi2। तो इस तरीके से क्या निकालना है फंक्शन यहाँ पर निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ x। अब जितनी बातें मैंने बोली है वो सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखी हुई है। आपके पास मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने क्या बनाया हुआ है CS2 डबल बॉन्ड CS2, इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पर ट्रायल वेव फंक्शन मैंने क्या बनाया हुआ है वो psi t इज इक्वल टू C1 5pz1 प्लस का C2 इंटू में 5pz2, क्या बोल सकते हो psi t इज इक्वल टू C1 phi1 प्लस का C2 phi2 भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। फिर आपको पता है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है ये वाला H1 माइनस का ES11 H12 माइनस का ES12 S21 माइनस का ES21 S22 माइनस का ES22, यहाँ पास क्या होते हैं C1 C2 इज इक्वल टू 0। फिर आप लोग क्या करते हो टू गेट द एनर्जी रिप्लेस द हैमिल्टोनियन इंटीग्रल इन सेक्युलर डिटरमिनेंट बाय हक्कल पैरामीटर एंड इक्वेटिंग इट इक्वल टू 0। फिर आप लोग क्या करोगे इसको कन्वर्ट करोगे अल्फा और बीटा के अंदर, क्या करोगे इक्वल टू 0 पुट करोगे आप लोग। फिर क्या करते हो इसको बीटा से करते हो डिवाइड, फिर आप लोग पुट करते हो अल्फा माइनस c बाय बीटा को x, का क्या बन जाता है x1 x इज इक्वल टू 0 आप लोग करते हो, इसका क्या निकल जाता है एनर्जी लेवल निकल जाते हैं अल्फा प्लस का बीटा अल्फा माइनस का बीटा x इक्वल टू -1 x इक्वल टू +1। तो ये सारी की सारी कहानी आपको पता है पहले से ही। लेकिन इसको सोल्व करते हुए व्हेन वी राइट द सेक्युलर डिटरमिनेंट इन द फॉर्म ऑफ x एंड टेकिंग c1 एंड c2 विद इट, आपके पास यहाँ पर क्या निकल जाएगा x1 1x इंटू में c1 इंटू में c2 इक्वल टू 0। और जब आप लोग यहाँ पर करने वाले हो इन दोनों को मल्टीप्लाई, बस क्या निकल जाएगी दो इक्वेशन बन जाएगी c1x प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, c1 प्लस का c2x इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। और पहले से ही आपको ये भी पता है दैट अकॉर्डिंग टू हक्कल थ्योरी आपके पास SII क्या होता है 1 होता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ इंटीग्रल ऑफ phi i d tau, उसमें क्या बोलता हूँ phi i phi j d tau। ये बेसिकली पास यहाँ पर क्या होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ phi1 d tau इज इक्वल टू पास क्या है 1 है, या पास क्या होता है phi1 phi2 इंटू में d tau इज इक्वल टू 0। यह चीज आपको यहाँ पर गिवन है, पास यहाँ पर क्या है हक्कल का पहले से ही अप्रोक्सीमेशन लिया गया है। दैट इज 5pz1 एंड 5pz2 फॉलोज ऑर्थोनॉर्मेलिटी एंड इफ psi इज नॉर्मलाइज्ड। अगर आपके पास जो ट्रायल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है c1, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ऊपर c1 इंटू में 5pz1 प्लस का c2 इंटू में 5pz2, अगर आपके पास ये ट्रायल फंक्शन नॉर्मलाइज है, मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ बोलने वाला हूँ c1 का स्क्वायर प्लस का c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास कंडीशन होती है, इसको आप लोग पहले पढ़ चुके हो क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के अंदर। सो टू गेट द वेव फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू द एनर्जी लेवल E इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आपके पास दो लेवल्स हैं अल्फा प्लस का बीटा, पास यहाँ पर क्या होता है अल्फा माइनस का बीटा होता है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेवल के लिए निकालना है अपना वेव फंक्शन दैट इज एट x इज इक्वल टू -1, वी रिलेट c1 एंड c2 बाय पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या फिर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x को -1 पुट कर दो, बस क्या निकल कर आ जाएगा c1 इज इक्वल टू c2, यानी कि आपका जो c1 है वो आपका c2 के बराबर है। दोनों ही इक्वेशन आपके पास क्या आ रहा है सेम ही रिजल्ट आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे इसको आगे जाकर यूज कर लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या होती है c1 का स्क्वायर प्लस का c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपका c1 इज इक्वल टू c2, मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा c2 जगह पुट कर दूंगा c1 पुट करके बन जाएगा यहाँ पर c1 का स्क्वायर प्लस का c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या बन जाएगा 2 इंटू में c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो c1 क्या निकल जाएगा प्लस माइनस 1/√2 निकल जाएगा। तो प्लस का 1/√2 भी ले सकते हो और माइनस का 1/√2 भी ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो c1 है वो आपका c2 के बराबर है। तो अगर आपका c1 प्लस का 1/√2 है तो आपका c2 भी क्या होना चाहिए प्लस का 1/√2 ही होना चाहिए। अगर आपका c1 यहाँ पर माइनस का 1/√2 है तो आपका c2 भी क्या होना चाहिए 1/√2 होना चाहिए। तो बेसिकली आप इस तरीके से बोल सकते हो जो लेवल है अल्फा प्लस का बीटा, आपके पास इस पर्टिकुलर लेवल के लिए क्या निकल कर आ गए टोटल 2 फंक्शंस निकल कर आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन निकल कर आए, क्योंकि आपके पास दोनों बातें क्या होती है सेम ही होती है। थस द फंक्शन फॉर अल्फा प्लस बीटा विल बी, फंक्शन पर क्या बन जाएगा psi इज इक्वल टू 1/√2 phi1 प्लस का 1/√2 phi2 और psi इज इक्वल टू माइनस का 1/√2 phi1 माइनस का 1/√2 इंटू में phi2। मैंने यहाँ पर क्या लगाया बीच में और लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पर एंड नहीं लगाया है, क्योंकि आप लोग इन दोनों के अंदर से क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ एक को यूज कर सकते हो। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर जो लोब मैंने बनाए हुए हैं क्या होते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर होते हैं, बस यहाँ क्या पॉजिटिव आपस क्या होने वाला है पॉजिटिव होने वाला है। अगर मैं लेकर चलूँ यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा दोनों पास नेगेटिव बन जाएंगे, यहाँ पे क्या पॉजिटिव बन जाएंगे। लेकिन बेसिकली आप लोग पढ़ते हो कि आपके पास ये दोनों चीज आपस क्या होती है, दोनों चीज बेसिकली आपके पास सेम ही होती है। प्लस प्लस यहाँ पर भी जगह एक यहाँ पर क्या प्लस प्लस एक ही जगह पे है, तो आप लोग यहाँ पर इन दोनों के अंदर से क्या कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक को यूज कर सकते हो। तो हम लोग बेसिकली क्या यूज करने वाले
वाले हैं, प्लस वाले को यूज करने वाले हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर इन दोनों को ही ड्रॉ कर सकते हो, दोनों आपके पास क्या होने वाले हैं, सेम ही होने वाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ बना रखे हैं इस फंक्शन से कुछ मैंने यहाँ बना रखे हैं पी ऑर्बिटल के लोब। तो मैंने यहाँ पर जो लोब का साइज बनाया हुआ है, बस क्या लोब का साइज है, तो ये साइज भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो C1 की वैल्यू और C2 वैल्यू है, इनकी वैल्यू क्या क्या है। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है आपके पास उसका लोब क्या होता है, बड़ा होता है। अब क्योंकि यहाँ पास क्या होती है, सेम वैल्यू पास 1/√2 है, 1/√2 है, तो मैंने क्या बनाया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर सेम ही साइज बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर किसी की वैल्यू बड़ी होती, मैं क्या करता यहाँ पर इसको 1 को बड़ा बना देता। तो इस तरीके से आप लोग आगे जाकर अपने फंक्शंस के डायग्राम को बनाने वाले हो, और इन डायग्राम के ऊपर से वापस क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग याद रखो कि आप लोग यहाँ पर प्लस भी लेकर चल सकते हो और माइनस भी लेकर चल सकते हो। अब फंक्शन एक ही निकल कर आता है, ये दोनों बेसिकली आपस क्या होने वाले हैं, एक ही होने वाले हैं। टू गेट द वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी लेवल E is equivalent to alpha minus का बीटा, that is at x is equal to +1, we relate C1 and C2 by putting x is equal to +1 in equation number 1 and equation number 2। अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू को 1 पुट कर दोगे, x की वैल्यू को +1 पुट कर दो, बस क्या निकल जाएगा, C1 is equivalent to माइनस का C2 निकल जाएगा। और अगर मैं इस C1 is equivalent to माइनस का C2 का यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 3, बस क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का C1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर बस क्या निकल जाएगा, C1 पास निकल जाएगा प्लस माइनस का 1/√2। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपका यहां पर C1 प्लस के 1/√2 के बराबर है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो आपके पास यहां पर क्या है, C1 इज इक्वल टू माइनस का C2 निकल जाएगा, यहां पर माइनस का 1/√2 निकल जाएगा। तो आपके पास यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहले आपस क्या बनेगी कि अगर आपका C1 बराबर होता है 1/√2 का, C2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2 हो जाएगा। लेकिन आपका C1 होता है माइनस का 1/√2, तो C2 आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास यहां पर क्या निकल कर आ जाएगी, वेव फंक्शंस फॉर अल्फा माइनस बीटा एनर्जी लेवल पर आगे दो पॉसिबिलिटी आ गई है, 1/√2 इंटू में 5/1 माइनस का 1/√2 इंटू में 5/2 और माइनस का 1/√2 इंटू में 5/1 प्लस का 1/√2 इंटू में 5/2। मैंने बना रखा डायग्राम, यहाँ पर प्लस आएगा, क्या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देख सकते हैं यहाँ पर क्या नेगेटिव, यहाँ क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या लगा दूंगा, नेगेटिव लगा दूंगा, पॉजिटिव लगा दूंगा। ये क्या पॉजिटिव है, मैं लगा दिया पॉजिटिव लगा दिया, ये क्या नेगेटिव, मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को भी डिनोट कर सकते हो। याद रखो कि आपके पास जो यहाँ पर लोब का साइज होता है, ये भी आपका वेरी कर सकता है। और आपके पास यहाँ पर C1 और C2 वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, अगर इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो आप लोगों से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने फंक्शंस याद करने हैं हर एक एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग। तो बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, आपको इथाइलिन के लिए क्या क्या याद करना है, आपको याद करना है कि आपके पास ये एनर्जी लेवल्स क्या क्या आने वाले हैं, अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा माइनस का बीटा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर आप टोटल 5 एप्लीकेशंस निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको याद होगा कि आपके पास ये x इक्वल टू -1 के लिए है, ये x इक्वल टू +1 के लिए, तो आप लोग इसका यूज कर इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन को भी लिख सकते हो। यहां पर क्या हो जाएगा, साई1 इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ 5/1 प्लस का 1/√2 ऑफ 5/2। ये क्या हो जाएगा, 1/√2 ऑफ 5/1 माइनस का 1/√2 ऑफ 5/2। यहां पर बस क्या होने वाली एक पॉसिबिलिटी और है, यहां पर क्या होने वाली एक पॉसिबिलिटी और है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पर लेकर चलने वाले हैं एक ही पॉसिबिलिटी को, क्योंकि बाद आपके पास सेम है। और यहां पर दोनों लगा दोगे, माइनस यहां लगा दोगे, माइनस 1/√2 5/1 माइनस का 1/√2 5/2। बेसिकली आपस कहते हैं सेम बात होती है। तो हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेकर चलेंगे। फंक्शन को लिखने के बाद आपके पास ये डायग्राम किस टाइप का बनने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ क्या आने वाला है, ऊपर पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर आपके पास यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ क्या आने वाला है, ऊपर पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर आपके पास यहाँ पर ये पॉजिटिव लगाओगे, अगर पास यहाँ पर नेगेटिव क्या लगाओगे, यहाँ पर नेगेटिव लगाओगे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी लोब के अंदर प्लस माइनस साइन भी लगा सकते हो। लोब का जो साइज है वो भी डिपेंड करता है कि आपके C1 की और C2 की वैल्यू क्या है। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर C1 का और C2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इससे आप यहाँ पर क्या आने वाले लोब से आएगा, आपके पास सेम ही आएगा। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पढ़ा है इथाइलिन को, सेम उस तरीके से आपको बाकी सारे सिस्टम भी पढ़ने हैं। लेकिन बाकी सारे सिस्टम को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं एराइल सिस्टम को। उसके बाद आपके पास जो बाकी सिस्टम है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, आपके पास यहाँ पर ये वाले वेव फंक्शन लिख दूंगा। और अगर आपके पास ये वेव फंक्शन लिख दे तो आप लोग किससे क्या बना सकते हो, डायग्राम को बड़े आराम से बना सकते हो। तो हम लोग सिर्फ दो सिस्टम को समझेंगे और बाकी के लिए हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट्स का यूज करेंगे, जैसे हम लोगों ने एनर्जी लेवल्स के अंदर किया था। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इन केस ऑफ एराइल सिस्टम क्या हो जाएगा, CS2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS2। आपको पता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल से होते हैं x इज इक्वल टू माइनस का √2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2 √2। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा एनर्जी लेवल, अल्फा प्लस का √2 बीटा, अल्फा अल्फा माइनस का √2 बीटा। तो ये चीज आपको पहले से ही पता है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि आपका ट्रायंगल फंक्शन क्या बन जाएगा, C1 5/1 प्लस का C2 5/2 प्लस का C3 5/3। अगर आपका ये साइन नॉर्मलाइज, आप लोग क्या बोलने वाले यहाँ पर, C1 का स्क्वायर प्लस का C2 का स्क्वायर प्लस का C3 का स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 1। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर भी इक्वेशन आ गई है। और जब आप लोग एनर्जी लेवल को बना रहे होंगे तो आपके पास बीच में क्या आएगा, एक डिटर्मिनेंट आएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड C1 C2 C3। वहां से आपस क्या आने वाली है, 3 इक्वेशन आने वाली है। जिन 3 इक्वेशन हम लोग क्या निकालने वाले हैं, C1 C2 और C3 का रिलेशन देखेंगे। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पर है, तो इन सारी इक्वेशन से क्या निकालने वाले हम लोग, फिर से अपने फंक्शन को निकालने वाले हैं। लेकिन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस सिस्टम को, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इथाइलिन के लिए एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं अपने वेव फंक्शन को। ये वेव फंक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के अंदर भी और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी। क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको हम लोग करेंगे जब हम लोग समझ जाएंगे एलाइल सिस्टम को भी, लेकिन अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि आपके पास एनर्जी लेवल कैसे होते हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो अगर आपको इन एप्लीकेशन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो ताकि मैं आपको समझा दूं कि आपके पास इन एप्लीकेशन को आप लोग किस तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इन 5 एप्लीकेशन के अंदर से डेफिनेटली आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। वो क्वेश्चन आपस आने वाले हैं 4-4 मार्क्स के। तो आपको ये 5 एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए और आपको ये फंक्शंस भी पता होने चाहिए और इन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आपको ये डायग्राम भी पता होना चाहिए। किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैंने आपको एक आइडिया दिया है। जब आप लोग बनाने होंगे इस एनर्जी लेवल पास इक्वेशन आएगा वहां पर एक्स के टर्म के अंदर और C1 C2 C3 के अंदर, वहां से पास आने वाली 3 इक्वेशन आपके पास वो होने वाली है। एक आपके पास ये रही, तो आपके पास यहाँ प्रोजेक्ट टोटल 4 इक्वेशन, उन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके निकालने पड़ेंगे, अपने फंक्शंस को निकालना पड़ेगा। तो निकाल कर देखिए, अगर आप लोग निकाल सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे जाकर इसको सॉल्व करने ही वाला हूं। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। आप लेक्चर पसंद आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है। अगर आपको आरजे एकेडमी के लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और आप लोग पेटीएम कर सकते हो। नंबर ऊपर लिखा हुआ है 9053519385। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।